हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लास्ट वीडियोस में स्टेट एनालिसिस कर रहे थे कि हम डिज़ाइन कंप्रेसिव सिस्टम कैसे निकालते हैं, सिंगल स्टेट की, डबल स्टेट की। और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी बनाए थे जिसमें आपको बताया था कि कैसे हमें एफसीडी कैलकुलेट करना है, टेबल दिखाई थी। नाउ अब हम डिज़ाइन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, कंप्रेशन वाले फर्स्ट वीडियोस में, कि कंप्रेशन 2 पार्ट्स में है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड कॉलम। तो हम स्टेट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो स्टेट में अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डिज़ाइन कर रहे हैं कि स्टेट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अगर हमें किसी स्टेट को डिज़ाइन करना है, चाहे वो सिंगल स्टेट हो या डबल स्टेट हो, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, डिज़ाइन अ सिंगल स्टेट, डिज़ाइन अ सिंगल एंगल discontinuous stud to carry a factored axial compression load of 65 kN। 65 kN का कंप्रेशन लोड लेने वाला हमें एक डिसकंटिन्यूस सिंगल एंगल स्टड डिज़ाइन करना है। द लेंथ ऑफ अ स्टड इज़ 3 मीटर, 3 मीटर उसकी लेंथ है बिटवीन इंटरसेक्शंस। इट इज़ कनेक्टेड टू 12 mm गसेट प्लेट बाय 20 mm डायमीटर 4.6 ग्रेड बोल्ट। 20 mm डायमीटर के 4.6 ग्रेड बोल्ट से कनेक्टेड है। यूज स्टील Fe410। राइट। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है और उसकी स्टेप्स कैसे करनी है हमें, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। किसी भी कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते टाइम हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन से शेप में उसको डिज़ाइन करें। ठीक है, हमने देखे कि डिफरेंट शेप होते हैं। एंगल होता है, चैनल होता है, सर्कुलर भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, आई सेक्शंस भी होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं कंप्रेशन मेंबर में। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, एंगल स्टेट डिज़ाइन कर रहे हैं। राइट। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर के बारे में, कि कैसे शेप्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे वो डिपेंड करता है शेप पर। ओके, जब उसके ऊपर लोड आता है तो उस लोड के अकॉर्डिंग हमारी डिज़ाइन सेफ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा शेप अडप्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी डिज़ाइन सेफ रहे। ओके, तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे हम। हाउ टू सेलेक्ट द शेप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर्स के जो शेप्स होते हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन पर डिपेंड करता है। सिंस द डिजाइन स्ट्रेस इन द कंप्रेशन मेंबर डिक्रीज विद द लीस्ट रेडियस ऑफ gyration, the section should be proportional to have maximum moment of inertia for the same sectional area। जो सेक्शन चूज कर रहे हैं हम, वो शुड बी प्रोपोर्शन होना चाहिए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर द सेम सेक्शनल एरिया। उसका जो एरिया हो, सेक्शनल एरिया, वो सेम हो। ठीक है, तो एज फार एज पॉसिबल द सेक्शन शुड हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम रेडियस ऑफ gyration अबाउट एनी एक्सिस। तो क्या कंडीशन है हमारी, हमारा जो रेडियस ऑफ gyration है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय सर्कुलर ट्यूब्स। तो अगर देखा जाए तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल की जाती है सर्कुलर ट्यूब से। बट जनरली क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट शेप में भी स्क्वायर ट्यूबिंग, और स्क्वायर ट्यूबिंग को भी, स्क्वायर ट्यूब को भी हम बेस्ट शेप मानते हैं। बट मोर एवर इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ इक्वल एंगल्स। It is preferable to use equal angles instead of unequal angles as compression members, since such angles have higher R minimum, that is the radius of gyration values for the same cross sectional area। हमें क्या देखा जाता है, जनरली क्या देखते हैं कि जो इक्वल एंगल्स जो होते हैं हम उसको प्रीफर करते हैं अनइक्वल एंगल्स की जगह। क्योंकि क्या होता है, जो उसमें जो रेडियस ऑफ gyration, जो मिनिमम रेडियस ऑफ gyration की जो वैल्यू होती है वो सब में हायर होती है। ओके,
सो वेरियस शेप्स ऑफ द कॉमनली यूज कंप्रेशन मेंबर्स आर शोन बिलो। तो ये कुछ कंप्रेशन मेंबर्स हैं, आपको सबको पता ही है कि ये सिंगल एंगल है फर्स्ट वाला, फिर ये 2 एंगल्स बैक टू बैक, ये लेस्ड कॉलम्स हैं, इनमें लेसिंग लगी हुई है, ये सी चैनल चैनल है, और आई सेक्शन, ये सर्कुलर, ये स्क्वायर, और सिमिलरली ये है लेस्ड कॉलम यूजिंग आई सेक्शन और बिल्टअप कॉलम, ये बिल्टअप कॉलम भी है। तो ये हमने शेप्स की जो बात करी, ये टोटल सारे कंप्रेशन मेंबर की बात करी थी, मतलब स्टड और कॉलम, ये दोनों की बात करी थी। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो जनरली जो सारे कंप्रेशन मेंबर्स जो हम डिज़ाइन करेंगे, स्टड और कॉलम, उनकी जो स्टेप्स होती है डिज़ाइन वाली स्टेप्स, वो स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे, स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इसी स्टेप्स में आपको ये भी क्लियर करना है कि हम स्टड कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो लेट्स सी स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की चीज़ यहाँ पर है। फर्स्ट वाला पॉइंट वो ये है कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है, और वो जो अज्यूम करने वाली वैल्यू है उसका एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। हमने ऊपर क्या देखा कि रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम वाली जो होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए सेम सेक्शनल एरिया के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है, जैसे स्लेंडरनेस रेशियो। तो उस स्लेंडरनेस रेशियो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारी जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो मैटर करती है, और उसको हम अज्यूम करते हैं। तो उसको कैसे अज्यूम करते हैं और कितना अज्यूम करते हैं वो हम देखेंगे। ये स्टेप्स है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स की। सारे कंप्रेशन मेंबर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसकी स्टेप्स है। ओके, देखो द फर्स्ट डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन मेंबर इज़ टू बी एज्यूम्ड। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमें अज्यूम करनी है। अब वो कैसे अज्यूम करता है वो देखो, इसमें लिखा हुआ है फॉर रोल्ड बीम सेक्शन द स्लेंडरनेस रेशियो वेरीज फ्रॉम 70 to 90। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रोल्ड बीम सेक्शन कौन कौन सा है, ठीक है। हमारे पास स्टील टेबल है, हम सेक्शन जानते हैं कौन कौन से सेक्शंस है। सो रोल्ड बीम सेक्शन जो है द स्लेंडरनेस रेशियो वेरीज फ्रॉम 70 to 90, उनके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है 70 to 90 वेरी करता है। हैंस डिज़ाइन स्ट्रेस में बी अज्यूम्ड एज 135 न्यूटन पर mm²। तो उनके लिए जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है हम 135 न्यूटन पर mm² के अराउंड अज्यूम कर सकते हैं। किसके लिए? रोल्ड बीम सेक्शंस के लिए। आगे देखते हैं फॉर एंगल स्टड्स। अब देखो स्टड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम। फॉर एंगल स्टड द स्लेंडरनेस रेशियो वेरीज फ्रॉम 110 to 130, 110 से 130 के बीच में वेरी करता है। हैंस डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर सच मेंबर्स may be assumed as 90 न्यूटन पर mm², अराउंड 90 न्यूटन पर mm²। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, एक्चुअली हम एग्जैक्ट अज्यूम नहीं करते हैं, हम 85 भी कर सकते हैं, हम 80 भी कर सकते हैं, 95 भी कर सकते हैं, बट 90 के अराउंड यूज़ करना है, जिससे क्या होगा हमारे जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो एग्जैक्ट आसपास आएंगे, ठीक है। डिज़ाइन अच्छी होगी, सेफ रहेगी, क्योंकि हमें वापस रिवाइज करके वापस डिज़ाइन करना नहीं पड़ेगा। तो अराउंड 90 हम यूज़ करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर डिज़ाइन, ठीक है। सो फॉर कंप्रेशन मेंबर्स कैरिंग लार्ज लोड्स। अब देखो तीसरी कंडीशन है, जो कंप्रेशन मेंबर्स लार्ज लोड कैरी करते हैं द स्लेंडरनेस रेशियो इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल, उनके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो स्मॉल होता है। फॉर सच मेंबर्स डिज़ाइन स्ट्रेस में बी अज्यूम्ड एज 200 न्यूटन पर mm²। अब देखो आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें, जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें जो हमने अज्यूम किया 135 न्यूटन पर mm², और उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो था 70 to 90 था, और इसमें जो स्टड में जो स्लेंडरनेस रेशियो है 110 to 130 है। तो इसका मतलब है कि जो
जो लेंथ है एंगल स्ट्रेट्स की वो ज़्यादा है कंपेयर टू रोल्ड बीम सेक्शंस, ठीक है, और उसका स्लेंडरनेस रेशियो भी कम है, राइट। अब देखो लास्ट वाले में देखो, जो मेंबर्स लार्ज लोड कैरी करते हैं उनका स्लेंडरनेस रेशियो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। अब देखो किसी भी कॉलम की बात करें, अगर उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है तो हम उसकी लेंथ जो होती है उसको ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए जो एक्चुअली जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है लार्ज लोड वालों के लिए वो थोड़ा कम होता है, मतलब जो उसकी लेंथ होती है कम होती है। इससे क्या होगा, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डिज़ाइन वाला क्वेश्चन, तो अगर हम रोल्ड बीम सेक्शंस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो 70 to 90 वेरी करता है उनका, तो हम अराउंड 135 के न्यूटन पर mm स्क्वायर के अराउंड उसकी वैल्यू अज्यूम करेंगे, और स्टड की बात करें तो अराउंड 90 हम अज्यूम करेंगे। अब देखो किसी क्वेश्चन में हम 80 भी लेंगे, 95 भी लेंगे, 85 भी लेंगे, समवेयर हम 75 भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बाकी की जो सारी स्टेप्स है बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो सेकेंड स्टेप है इफेक्टिव सेक्शनल एरिया, ए इज इक्वल्स टू पी डी अपन FCD होता है, हम जानते हैं ये ऑलरेडी, और पी डी फैक्टर लोड है, FCD डिज़ाइन स्ट्रेस है। थर्ड स्टेप हमें क्या करनी होगी, सेलेक्ट अ सेक्शन टू गिव इफेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेट आर मिनिमम। पर्टिकुलर सेक्शन हमें चूज करना है और आर मिनिमम कैलकुलेट करना है। स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करना है। अब देखो ये वाली स्टेप्स वेरी करती है कौन सा हम एंगल स्ट्रट डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंगल या डबल डिपेंड करता है। अब बाकी की स्टेप्स हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। जो मोटिव था वो बताने का आपको इस वाली स्टेप्स का बताने का था कि हमें अज्यूम कैसे करना है, कितनी अज्यूम करनी है, राइट। ओके, आप एक और चीज़ याद रखो कि जो हम अज्यूम करते हैं कंप्रेशन डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन, वो हम जनरली 80 to 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर अज्यूम करते हैं। अब चलो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, कितना अज्यूम करना है वो हम वहाँ पर देखते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन, डिज़ाइन अ सिंगल एंगल, ये हमने पढ़ लिया है कि हमें डिसकंटिन्यूस स्ट्रट डिज़ाइन करना है। 65 किलो न्यूटन हमें लोड आ रहा है, उसके ऊपर फैक्टर्ड लोड है, और स्ट्रट की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस, और ये 12 mm का सेट प्लेट से कनेक्टेड है, और 20 mm डायमीटर के 4.6 ग्रेड की बोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। हमें Fe410 स्टील यूज़ करनी है, ओके। सो ये सब हमें दिया हुआ है। Fe410 है तो हमारा Fy जो है 250 हो गया, 4.6 के ग्रेड बोल्ट दी हुई है। ये देखो कहाँ काम आने वाला है हम देखेंगे इसमें, ठीक है। और ये है FUB, ये है किसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोल्ट की, और गामा MO हम जानते हैं कोर्स है गामा MB, ये फॉर्मूले जो आपने डिज़ाइन किए होंगे कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वहाँ से ये आप चेक कर सकते हो कि कैसे लेते हैं। M20 के बोल्ट्स हैं, और ये ANB है। ANB क्या है आपको ऑफकोर्स याद हो, बट ये नेट इफेक्टिव एरिया है बोल्ट का जो हम कैलकुलेट करते हैं ANB, वो है 0.78 π/4 मल्टीप्लाई बाय बोल्ट डायमीटर स्क्वायर, दैट इज़ D स्क्वायर, सो इट बिकम्स 245 mm स्क्वायर। और ये दिया हुआ है हमें फैक्टर्ड लोड 65 मल्टीप्लाई बाय 10³ न्यूटन, दैट इज़ 65 किलो न्यूटन, जो एक्चुअल में हमारे पास में PD है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये जो क्या है PD है, ओके। ये सब क्या था ये हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है, अभी देखे हमने स्टेप्स कि हमें फर्स्ट में कंप्रेशन स्ट्रेस दैट इज़ FCD हमें अज्यूम करना है। कितना अज्यूम करना है, 80 to 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम कौन सा एंगल डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंगल एंगल स्ट्रेट डिज़ाइन कर रहे हैं।
हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि 90 हम अज्यूम कर सकते हैं, तो जस्ट से कि हम जनरली अभी 90 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स अज्यूम द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD 90 न्यूटन पर mm²। अब देखो ये जो FCD है वो जो हम टेबल से और या फिर कैलकुलेशन करके निकालते हैं, ये वही FCD है, बट यहाँ पर हमने पहले अज्यूम कर लिया और इस अज्यूम करके हम सेक्शनल एरिया निकालेंगे, सेक्शन चूज करेंगे, फिर उसको वापस चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सेफ़ है कि नहीं हमारे इस लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हैंस एरिया रिक्वायर्ड। अब जब FCD हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा A = PD/FCD, सो हम एरिया निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हम उससे सेक्शनल एरिया चेक करके स्टील टेबल में से देख के कोई सा भी एक सेक्शन एंगल सेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, सो 90 हमने अज्यूम किया, राइट, और PD हमें दिया हुआ है, FCD हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ से हमारा जो सेक्शनल एरिया निकल के आता है वो है 722.22 mm²। ये है हमारा एरिया। ठीक है, अब हमारे पास जब एरिया आ गया है तो हम स्टील टेबल में से देख के एरिया वहाँ से चूज़ करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा सेक्शन ले सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई सा भी सेक्शन चूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेटली एरिया का। ठीक है, तो हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हम इक्वल एंगल चूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम कहाँ जा रहे हैं, इक्वल एंगल पर पहले। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारी स्टील टेबल। ओके, और यहाँ देखो ये है पेज रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स, राइट। हमारे पास एरिया है 722 mm², तो जितना एरिया हमारे पास आया है हमें उससे थोड़ा ज़्यादा लेके अज्यूम करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा ही देखना है। अब ज़्यादा देखने के आसपास हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन आ रहा है। अब देखो जो हमने जो सेक्शन वहाँ पर चूज़ किया है वो लिया है ISA 7070। अब देखो ये है सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब ये देखो आप 10.58, एक ये भी आ सकता था 8.06, बट हम इतना पास नहीं जाएंगे, हम थोड़ा जा रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अप्रोक्स 150%। ठीक है, सो 10.58 सेंटीमीटर² मीन्स 1058 mm² का एरिया हमें सेलेक्ट किया है। तो इसका जो एंगल है वो है ISA 7070 और जो थिकनेस है 8 mm। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग जो सारी जो डिटेल है हम यहाँ से उठा के और वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी देख लेते हैं। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ देखो ISA 7070। ठीक है, अब ये हमारा स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है, राइट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कौन सी है, हमारा ISA 7070 थर्ड नंबर का था। तो यहाँ से जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, जो मिनिमम है, वो यहाँ से हम अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम कौन सा आ रहा है 1.35, तो 1.35 सेंटीमीटर है, तो मतलब 13.5 mm हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स गो देयर। ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने उठा लिया है सेक्शन और ISA 7078 mm की थिकनेस है, उसका एरिया है हमारा 1058 mm², और जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है 13.5 mm², राइट। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है, वो क्या है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कनेक्शन 4.6 ग्रेड के बोल्ट से कनेक्टेड है गसेटेड। तो यहाँ पर हमें
जो बोल्ट की स्ट्रेंथ है, जो कनेक्शन स्ट्रेंथ है, हमें वो भी निकालनी पड़ेगी और निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगे हुए हैं, राइट। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने की? देखो, अगर आपको याद हो तो हमने जब सिंगल एंगल स्टड का एनालिसिस किया था तब हमने देखा था कि कुछ इस तरीके इसके फॉर्मूलाज थे, ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉर्मूला थे। तो उसमें हमें फाई निकालने की ज़रूरत पड़ी थी, लेमडा निकालने की ज़रूरत पड़ी थी, लेमडा फाई निकालने की ज़रूरत पड़ी थी। तो वहाँ पर अगर आपको याद होगा K1 K2 K3 निकालने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब K1 K2 K3 की वैल्यू हम लेमडा ई में रखते हैं और उसके बाद हम लेमडा ई की वैल्यू, जो कि लेमडा है एक्चुअल में, यहाँ पर रखते हैं। फिर वहाँ से हमें FCD की वैल्यू निकलती है। तो उस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। और K1 K2 K3 जो है वो कैसे निकलता है? जब हमारे पास ये कंडीशंस हो कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, कनेक्शन कैसा है, किस तरीके से कनेक्शन किया गया है। जब तक हमारे पास ये कनेक्शन डिटेल नहीं होगी हम K1 K2 K3 नहीं निकाल सकते, राइट। सो K1 K2 K3 निकालने के लिए हमें कनेक्शन की स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी है और नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। अब वो तो आपको आता ही है कि कनेक्शन की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। सो देखो, ये है, by providing 4.6 grade bolt 20 mm diameter, strength of bolt in safe shear। अब आपको मालूम है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालते हैं तो दो फॉर्मूला से निकालते हैं। एक तो होता है शेयर में निकालते हैं और एक बियरिंग में निकालते हैं, और उनमें से जो मिनिमम आता है वही उसकी स्ट्रेंथ होती है, राइट। सो ये है शेयर की स्ट्रेंथ। और आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप कोड में देख लीजिएगा, कनेक्शन वाले में, बोल्टिंग कनेक्शन में। तो ANB मल्टीप्लाई बाई FUB डिवाइड बाई √3 गामा MB। सो ये जो फॉर्मूला हमें अभी ANB कैलकुलेट किया था ऊपर, इसीलिए कैलकुलेट किया था। ANB हमें ऊपर दिया ही हुआ था फॉर्मूला। FUB जो है बोल्ट की ग्रेड है, अल्टीमेट बोल्ट स्ट्रेंथ है, और गामा MB हमारा सेफ्टी फैक्टर है। सो यहाँ से हमारी जो सेफ शेयर आती है वो 45.26 किलोमीटर आती है। आपको मालूम ही होगा ये जनरली सेम वैल्यू रहती है। उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग। सो इसमें ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है VDP और 2.5 KBD मल्टीप्लाई बाई TFU डिवाइड बाई गामा MB। ये फॉर्मूला कोड में आप आसानी से देख सकते हो, आप निकाल भी सकते हो क्योंकि आपने कनेक्शन पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर हम KB की जो वैल्यू है वो 1 अज्यूम कर रहे हैं। सो 1 अज्यूम करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आती है वो 131.2 किलोमीटर होती है। और जनरली जो हमने पुराने क्वेश्चंस करे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बोल्ट स्ट्रेंथ निकल के आती है वो 45.26 किलोमीटर निकल के आती है। और जब हमारे पास बोल्ट स्ट्रेंथ निकल के आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ बोल्ट्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स क्या होंगे, जो लोड आ रहा है स्टड पर, जो लोड आ रहा है उस लोड को हम डिवाइड कर देंगे इस बोल्ट स्ट्रेंथ से। तो कितने बोल्ट की ज़रूरत पड़ी उतने बोल्ट हम लगा देंगे इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो 65 किलोमीटर हमारे फैक्टर लोड था, बोल्ट स्ट्रेंथ हमारी निकाली 45.26। तो उससे हमारे निकल के आया कि 1.43 बोल्ट, यानी कि हमें 2 बोल्ट्स मिनिमम लगाने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, कनेक्शन डिटेल आ गई, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ गए 2। अब हम K1 K2 K3 की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं और FCD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोवाइड 2 bolts of 20 mm diameter, ओके। नाउ अब हमें निकालना है K1 K2 K3 की वैल्यू। सो रेस्ट ऑफ द वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्वेश्चन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।